वेलकम स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग भारतीय उद्योग के से संबंधित दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक हमारा होगा कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में औद्योगिक विकास कैसे हुआ। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्वतंत्रता के पूर्व यानी अंग्रेजों का जो 200 वर्षों का शासनकाल रहा, उसमें वैश्विक स्तर पे जो औद्योगिक प्रगति हुई थी विश्व में, उस मापदंड पे हमारे देश में औद्योगिक विकास नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जो पूर्व के ग्रामीण लघु कुटीर उद्योग थे उसका भी ब्रिटिश नीति के कारण विनाश हो गया। इसलिए जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में नवीनतम औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक विकास होना चाहिए था, वो ब्रिटिश शासनकाल में नहीं हो पाया, सीमित रूप से ही हुआ। और उसका वास्तविक विकास जो होता है वो भारत जब 1947 में स्वतंत्र होता है उसके पश्चात होता है। इसलिए आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपनी साधनहीनता और धन की अल्पता के बावजूद भी देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। चूँकि हमारे देश में जो विकास की गति बढ़ाई गई वो आयोजनागत विकास कहलाता है, प्लान्ड डेवलपमेंट कहलाता है। और आयोजनागत विकास के लिए, प्लान डेवलपमेंट के लिए एक संस्था बनी थी, जिस संस्था का नाम था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और इस संस्था के द्वारा हर 5 वर्ष के लिए एक योजना बनती थी, जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और भारत में 1951 से लेके 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी और कुल 12 योजनाएं बन चुकी हैं 2015 ईस्वी तक। और 2015 ईस्वी के बाद आयोजनागत विकास में एक नया परिवर्तन किया गया, और वो परिवर्तन ये था कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई। दोनों में डिफरेंस ये था कि योजना आयोग केंद्रीकृत आयोजन को प्रश्रय देता था और नीति आयोग विकेंद्रीकृत आयोजन को प्रश्रय देता था। तो ये तो हुई योजना आयोग के बाद। अब हम लोगों का अध्ययन का विषय होगा कि आयोजन के दौर में, यानी 1951 से लेकर के 2015 ईस्वी तक का जो समय है हमारे देश में, वो आयोजन का समय है। इसमें कैसे कैसे विकास हुआ, यानी किन किन चीज़ों को महत्व दिया गया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि कैसे कैसे विकास हुआ हम लोग को। तो हम लोग सारे योजनाओं के आधार पर अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। तो इंट्रो के रूप में आप इस ढंग से लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात आयोजनागत विकास को अपनाया गया। और इसी आयोजनागत विकास के तहत जो है वो औद्योगिक विकास भी हुआ। इसलिए हम लोग क्रमवार रूप से देखेंगे कि कैसे कैसे जो है ये हमारे देश में उद्योग का विकास होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना। जहां तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रश्न है,
तो इसके अंतर्गत कुल राशि जो इस योजना में निर्धारित की गई थी वो 1960 करोड़ रुपया, 1960 करोड़ रुपये। और उद्योग के लिए जो इसमें राशि निर्धारित थी वो 55 करोड़ रुपये, 55 करोड़ रुपया, जो कुल योजना का 2.8%। ठीक है। इस योजना में जो मुख्य काम किए गए वो ध्यान देने योग्य है। पहला कि हिंदुस्तान शिपयार्ड की स्थापना की गई। दूसरा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स बनाया गया। और इसकी 3 योजनाएं थी, पिंजौर, कालाम साती और हैदराबाद। उसके बाद सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की स्थापना हुई। उसके बाद हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की स्थापना हुई। उसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री, या कह लीजिए यूपी सीमेंट फैक्ट्री। स्थापित किया गया और नेपा बिल स्थापित किया। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें क्या क्या हुआ, है ना। तो इसमें क्या हुआ ये देखने से पहले हमें परिवेश देखना पड़ेगा, सरकमस्टांसेस देखना पड़ेगा। जो लोग आज के समय में, जिसमें हमारा देश काफ़ी साधन संपन्न है, कर के रूप में बहुत राशि प्राप्त होती है हमारे देश में, विदेशों से भी बहुत सहायता मिलता है, और ऐसी परिस्थिति में देश की सरकार अगर काम करती है तो ये परिवेश अच्छा परिवेश में काम करना माना जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारे देश का परिवेश था वो बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा क्यों नहीं था कि 200 वर्षों के औपनिवेशिक काल के कारण पूरी अर्थव्यवस्था जर्जर थी, प्लस पाकिस्तान को हम लोगों को राशि देनी पड़ी थी, प्लस पाकिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी भारत में आए थे, उनके पुनर्वास पे खर्च करना पड़ा था। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के समय अंतिम बेला में जो संघर्ष हुआ
जो उथल पुथल हुई उससे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई। 45 में भयंकर अकाल संकट का सामना देश को करना पड़ा था। तो 47 में स्वतंत्र भारत की सरकार को जो देश मिला था वो एक प्रकार से साधनहीन और कंगाल था, और ऐसे में योजनागत विकास में पैसे का प्रबंध करना एक बहुत बड़ी चुनौती। साथ ही साथ हमारा देश कृषि प्रधान देश था, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी भारत सरकार की कि वो कृषि के उन्नति के लिए जो है वो ध्यान दें। ये जो प्रथम योजना था, हालांकि योजना में ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन हेराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित था, और हेराल्ड डॉमर मॉडल के अनुसार भारत का विकास तभी हो सकता था जब कृषि और उससे संबंधित संस्थाओं का विकास किया जाए। इसलिए प्रथम योजना में मुख्य फोकस कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां। पूरी योजना का 27% राशि कृषि पर खर्च किया या उससे संबंधित विषय पर खर्च किया। ऐसी परिस्थिति में उद्योग पर बहुत कम ध्यान दिया गया, लेकिन जितना भी ध्यान दिया गया उसमें देश के परिवेश के अनुसार बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि मूलभूत औद्योगिक आवश्यकताएं थी जिसके बिना देश नहीं चल सकता था। उन सभी योजनाओं को उद्योग के क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया गया। तो इसी कंटेक्स्ट में हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के तथ्यों को देखेंगे। तथ्य क्या है आपके सामने? तो कुल योजना की राशि मात्र 1960 करोड़ रुपया थी, जिसमें से मात्र 55 करोड़ रुपया ही हम लोगों ने उद्योग पर खर्च किया। जो अगर पूरी योजना राशि में प्रतिशतता के रूप में देखें तो मात्र 2.8%। देश में भ्रष्टाचार शून्य पर था। कितना जागृति थी लोगों के बीच में, कितनी कम राशि में आप देख लीजिए कि कितने सारे आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई जो देश के विकास के लिए आधार था, बेस था। जैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड, जहाजरानी को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी था कि जहाज की मरम्मत, नए जहाज़ों का निर्माण के लिए डॉकयार्ड बने। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका विदेशी व्यापार जो है वो बंद हो जाता, शिथिल पड़ जाता। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जितने अपने जहाज थे वो सब लेकर चले गए। तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या थी जहाजरानी के लिए। तो इसीलिए भारत सरकार ने कम संसाधनों के बावजूद भी पहला ध्यान क्या दिया कि हिंदुस्तान शिपयार्ड की स्थापना की, जिसके वजह से जो है वो जहाजरानी की मरम्मत हो सकी और साथ ही साथ नए जहाज बन सके। दूसरा, HMT, आप नाम सुनते होंगे, पहले HMT घड़ी चलता था, समझ गए, बहुत पॉपुलर था। शादी ब्याह होती थी तो लोग गांव देहात में साइकिल और HMT घड़ी लेंगे, ये जरूर बोलता था। तो क्या है, वो एक पॉपुलर घड़ी था। तो HMT मशीन टूल्स का, हिंदुस्तान मशीन टूल्स का अर्थ अब्रिविएशन में हुआ HMT। तो HMT छोटे छोटे बहुत सारे कलपुर्जे बनाने लगे, उसमें घड़ी भी था। अभी तक छोटी छोटी चीज़ें, जितने इक्विपमेंट्स थे, औजार थे, वे सब विदेशों से आयात करने पड़ते थे। एक पिलास भी आप विदेश से मंगाते थे। तो उसके लिए कि छोटे छोटे औजार भारत में बन सके, उसके लिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स बनाया गया। और इसके कारखाने 3 जगह थे, पिंजौर, कालाम सेती और हैदराबाद। पिंजौर वर्तमान समय में हरियाणा में है, कालाम साथी केरला में है, और हैदराबाद तो आप जानते ही हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी है, जो बाद में तेलंगाना की राजधानी बन जाएगी। उसके बाद सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, कृषि का विकास करना था। तो हमारे यहाँ अमोनिया की सख्त कमी थी, इसलिए पहली फैक्ट्री जो सिंदरी बिहार में है, ये भारत के स्वतंत्रता के बाद पहली फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी। उसके बाद लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे, तो अभी बीमारी के छुटकारा के लिए एकमात्र सहायता था एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक।
तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की भी स्थापना की गई, उसके भी कारखाने लगाए गए। फिर अभी तक ट्रेन जो होता था उसके इंजन और बॉगी सब बाहर से बन के आते थे। तो ऐसी परिस्थिति में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बतूर जो तमिलनाडु का एक शहर है वहाँ खोला गया, आज भी ये चल रहा है। उसके बाद यूपी में सीमेंट फैक्ट्री खोला गया, और फिर नेपा में नेपा नगर एक है मध्य प्रदेश में, जहाँ अखबारी कागज़ बनाए जाते हैं। जो अखबार आप पढ़ते हैं उसका एक विशेष कागज़ होता है, बहुत बहुमूल्य नहीं होता है। तो उसके कारखाने कहाँ खोले गए? नेपा नगर। तो इस प्रकार नेपा मिल्स नाम रखा गया, जगह का नाम है नेपा नगर जो मध्य प्रदेश में। क्लियर? तो इस तरीके से छात्रों प्रथम पंचवर्षीय योजना में साधनहीनता के बावजूद भी भारत सरकार ने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जहां तक बात है, इसमें कुल जो राशि थी वो 4,672 करोड़ रुपया, 4,672 करोड़ रुपया जिसमें उद्योग पर जो खर्च किया गया वो 938 करोड़ रुपया। जो कुल आयोजनागत व्यय का 20.1%। इसकी मुख्य विशेषता जो थी इस योजना का उद्योग के क्षेत्र में वो ये कि आधारभूत उद्योगों को पर बल दिया गया। और 3 इस्पात उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग लगाए गए। वो 3 कौन कौन लगाए गए? तो भिलाई लगाया गया, रावर किला लगाया गया, और दुर्गापुर में लगाया गया। ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया, ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया, और ये रूस के सहयोग से लगाया। ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग लगाए गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही आपको जानना है, समझना है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। महालनोबिस भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे
और इनका ये विचार था कि भारत का औद्योगिक विकास तभी होगा जब आधारभूत उद्योग बेसिक इंडस्ट्रीज पर बल दिया जाए। आधारभूत उद्योग बहुत सारे हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि जिस उद्योग पर दूसरे उद्योग आधारित हैं, यानी वो उद्योग अगर नहीं लगाया जाएगा तो फिर दूसरा उद्योग की स्थापना आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से देश में सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग उस समय था तो लोहा एवं इस्पात उद्योग था। क्यों? क्योंकि बाकी सारे उद्योगों के लिए मशीनरी का निर्माण इसी उद्योग के उत्पाद से होता। तो इसलिए भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब कुछ पैसे आ गए तो भारी उद्योगों पर प्रश्रय दिया गया, बल दिया गया, और बल देने के साथ साथ ये भी देखा गया कि ये उद्योग उन क्षेत्रों में लगाया जाए जो भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं। तो आप गौर से देखिए कि दुर्गापुर या बोकारो या भिलाई, अभी जो बचे हुए लोग हैं उस समय के, यानी आज़ादी के बाद के पीरियड के, इन इलाकों में उनसे जाके आप पता लगा सकते हैं कि जब इन तीनों क्षेत्रों में उद्योग नहीं लगा था तो गैर आबाद क्षेत्र था ये, क्योंकि ना ही यहाँ भूमि उर्वर थी कि कुछ उपज होता, और ना ही जो है कोई उद्योग था जिससे लोगों को आय होती। इसलिए अबेंडन्ड एरिया था ये। जो जनजातियां थोड़ी बहुत रहती थी वो वनो उत्पाद पर जीवन निर्वाह करती थी, यानी वन में जो भी पैदा होता था उसी से अपने जीवन का गुजारा करती थी। तो अगर ऐसा पॉकेट भारत में रहता तो भारत विकास की परिकल्पना नहीं कर सकता। इसलिए भारत सरकार ने इन उद्योगों को लगाने में इस बात की प्राथमिकता दी कि हम ये उद्योग ऐसे क्षेत्र में लगाएं जो पूरी तरीके से अबेंडन्ड है, पिछड़े हुए हो, ताकि उद्योग भी लग जाए और साथ ही साथ इन क्षेत्रों का विकास भी हो जाए। क्लियर? अब तीसरी बात इसमें यह जुड़ी हुई थी कि इतना बड़ा उद्योग लगाने के लिए भारत में अभी तकनीशियन नहीं थे, टेक्नोक्रेट्स नहीं थे। भारत अपने बल पर इतना बड़ा औद्योगिक विकास नहीं कर सकता था, इसलिए विवशतः उसे विदेशों की सहायता लेनी पड़ी। और आरंभ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो 3 वृहद इस्पात उद्योग लगे वो 3 अलग अलग देशों के सहयोग से। जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं कि भिलाई किसके सहयोग से लगा? तो रूस के सहयोग से लगा। रावल किला किसके सहयोग से लगा? तो जर्मनी के सहयोग से लगा। और ब्रिटेन किसके दुर्गापुर का किसके सहयोग से लगा? तो ब्रिटेन के सहयोग से लगा। क्लियर? इसके अलावा उर्वरक के और भी बहुत सारे कारखाने लगे। ठीक है। साथ ही साथ लिग्नाइट कोयले के उत्खनन का शुरुआत हुआ। रेलवे इंजन के डिब्बे, मशीन टूल्स का और विकास किया गया। भारी रसायन जहाज निर्माण पर जोर दिया गया। ये वृहद उद्योग के इन क्षेत्रों में भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काम हुए। बोर्ड पे जगह बचाने के लिए हम इन सभी उद्योगों का नाम नहीं लिख रहे हैं, आपके मटेरियल्स में सारी बातें हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसमें देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय में क्या हुआ। तो कुल राशि 8,577 करोड़ रुपया, 8,577 करोड़ रुपये। और उद्योग पर इसमें जो खर्च हुआ
1726 करोड़ रुपए। जो कुल योजना का 20.1%। इसमें जो चीजें हुई, मुख्य काम जो हुआ इस योजना के द्वारा, वो पहला कि हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट लगा, कहाँ लगा तो भोपाल में लगा। उसके बाद भारी इंजीनियरिंग निगम लगा, भेल जिसको बोलते हैं। ये कहाँ लगा तो रांची में लगा। उसके बाद खनन तथा सहायक मशीनरी निगम, सहायक मशीनरी निगम, ये दुर्गापुर में लगा। और बोकारो इस्पात संयंत्र लगा। ये रूस के सहयोग से लगाया गया। तो देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो पीरियड है वो ध्यान देने योग्य, 1961 से 66 के बीच में। और 1961 से 66 के बीच में भारत को अपने दो पड़ोसियों से युद्ध लड़ना पड़ा था। एक 62 में चीन के साथ और दूसरा 65 में पाकिस्तान के साथ। उस समय भारत की जो सैनिक शक्ति थी या सामरिक शक्ति थी वो आज की तरह नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी। इसलिए उस युद्ध में भारत को अपार जनधन का हानि उठाना पड़ा। दूसरा पक्ष ये है कि उस समय 3 वर्षों तक लगातार देश में अकाल पड़ा, सूखा हो गया था, बारिश नहीं थी। और तीसरा पक्ष ये है कि 1964 ईस्वी में देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन पर देश के विकास का पूरा दायित्व था, वो बहुत अच्छे से निभा रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद कंटिन्यूअस राजनीति का स्थिरता की स्थिति रही। वो नेतृत्व, वो शक्ति भारत में नहीं रही। कांग्रेस आंतरिक अंतरकलह का शिकार हो गया। तो इस प्रकार से ये जो विपरीत परिस्थितियां थी, बात को समझिए, उसके वजह से तृतीय योजना एक असफल योजना थी। ये पहली ऐसी योजना है जो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। और इतनी फ्लॉप साबित हुई कि इसके बाद वाली चौथी योजना फौरन शुरू नहीं हुई। 3 वर्षों तक योजना अवकाश रहा और 3 वर्षों तक 1 वर्षीय योजना चलाई गई। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप गौर से देखिए कि इस असफल योजना के काल में भी औद्योगिक विकास हुआ। और वो कैसे? तो कुल तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो राशि निर्धारित किया गया था वो 8,577 करोड़ रुपया। उसमें से उद्योग पर 1726 करोड़ रुपया, यानी कुल योजना का 20.1% राशि उद्योग पर खर्च की गई। और उसके बाद इसमें जो काम किया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कारखाने लगाने शुरू किए गए थे, अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में उन सभी योजनाओं को
औद्योगिक योजनाओं को या औद्योगिक परियोजनाओं को जो द्वितीय योजना की थी और अधूरी थी उसको सबसे पहले पूरा किया, और जब वो पूरा किया गया तो उसके पश्चात जो है नवीन उद्योग भी लगाए गए इस योजना में। और नवीन उद्योग में क्या था, तो हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट भोपाल में, बिना इलेक्ट्रिकल सामान के देश विकास ही नहीं कर सकता था। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो है भोपाल में एक बड़ा कारखाना, वृहद कारखाना लगाया गया। उसके बाद भारी इंजीनियरिंग निगम रांची, जिसको भेल के नाम से जानते हैं, अब तो इसके बहुत जगह कारखाने हो गए, लेकिन पहले रांची में सिर्फ था। उसके बाद माइनिंग के लिए मशीनरी चाहिए थी, तो उसके लिए माइनिंग और सहायक मशीनरी निगम दुर्गापुर में स्थापित किया गया। आज भी दुर्गापुर में ये निगम जो है वो है। और बोकारो इस्पात संयंत्र की नींव रखी गई। बोकारो इस्पात संयंत्र की जो नींव रखी गई थी वो रूस के सहयोग से रखी गई थी। इस भी क्वेश्चन आता है, किसके सहयोग से? और जाके चतुर्थ योजना में ये कंप्लीट हुआ था। तृतीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट बनना शुरू हुआ था और कंप्लीशन कब हुआ, तो चतुर्थ योजना में ये प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तृतीय योजना असफल होने के बावजूद भी उद्योग के क्षेत्र में काफी हद तक ये सफल योजना साबित हुआ। क्लियर? अब उसके बाद आगे देखते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जहां तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का बात है तो इसकी कुल राशि जो थी 15,779 करोड़ रुपया। 15,779 करोड़ रुपया, ठीक है। और उद्योग के क्षेत्र में 2,846 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2,846 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जो कुल योजनागत राशि का 18.2%, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता जो ये थी, पूर्व के योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद अगली जो योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें जो कुल राशि था 39,426 करोड़ रुपया। 39,426 करोड़ रुपया। इसमें उद्योग पर जो खर्च हुआ वो 15,000, उद्योग पर जो खर्च हुआ वो 8,989 करोड़ रुपया। $989 करोड़ रुपया, जो कुल योजनागत व्यय का 22.88%।
इसमें कोर सेक्टर को प्रमुखता दी गई। विशेषता क्या था? तो कोर सेक्टर को प्रमुखता दिया। तो अब देखिए, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, जब यहाँ तक हम लोग पहुँचे तो उद्योग के क्षेत्र में एक अच्छी खासी प्रगति हम लोग कर लिया। बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग भी लगाए, वृहद उद्योग का विवरण दिया गया है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था कि जो पूर्व की योजनाएं जितनी हैं जो अधूरी हैं उसमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या और विकास की ज़रूरत है, राशि उसी पर खर्च की गई। और फिर इसमें 1000 क्लस्टर सेंटर बनाए गए। जगह की कमी की वजह से नहीं लिख रहे हैं, मतलब 1000 औद्योगिक गांव जिसमें छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराया गया और उनको राशि दी गई। जैसे यहाँ भी आप देखते हैं कि साहब गया में औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, तो ये सब पर राशि इन्वेस्ट की गई, पैसा इन्वेस्ट किया। और जो आपकी 5वीं योजना है जिसमें 39,426 करोड़ रुपया कुल राशि योजना का था, जिसमें से 8,989 करोड़ रुपया जो कुल आजीवनागत व्यय का 22.8% भाग है, इसमें कोर सेक्टर पर ध्यान दिया। कोर सेक्टर का अर्थ क्या हुआ? जैसे उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, मशीन निर्माण, कपड़ा, खाद्य तेल, वनस्पति, ये सब कोर सेक्टर के अधीन उद्योग आते हैं। उनको 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रमोट किया गया, आगे बढ़ाया। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना। अब राशि नहीं लिख रहे हैं, राशि का बहुत महत्व नहीं है। अब हम किस चीज को महत्व दिया गया वो तो सिर्फ वो लिखते हैं। इसमें मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार, ये सबको महत्व दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें जिस चीज पर जोर दिया गया वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर उद्योग। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 8वीं से 12वीं तक, 8वीं से 12वीं तक जो भी योजना आया वो योजना निजीकरण पर आधारित था। क्योंकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में क्या हुआ, मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो 91 ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो इसके बाद जो 1956 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को बराबर बराबर अधिकार दिया गया था, वो 91 के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, अब सिर्फ 3 ऐसे उद्योग थे जो सरकार के अधीन थे, बाकी सभी उद्योग जो है निजी क्षेत्रों को दे दिया गया। और साथ ही साथ
बहुत सारे कानूनी बंधनों को ढीला कर दिया गया। तो अब 91 के बाद वर्तमान समय का जो देश का औद्योगिक विकास हो रहा है वो सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है बल्कि निजी हाथों से हो रहा है। तो ये एक अलग विषय है जो पूर्व के क्लास में ही 1991 के बाद के आर्थिक संकट के शीर्षक से हम लोग कुछ बातें उसमें पढ़ चुके हैं। हम अलग से जो है निजीकरण के क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित हुए हैं वो हम 1991 से लेकर के जो अप टू डेट 2022 तक का जो डेटा है उसके साथ एक नया क्लास में उपस्थित होंगे। आज तक के सरकार के नियंत्रण में जो भारत का औद्योगिक विकास हुआ वो आज के क्लास में हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। हम समझते हैं कि आपको स्वतंत्रता के बाद का भारत का औद्योगिक विकास पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम नए विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।